गुड मॉर्निंग यू ऑल। वंस अगेन यू आर वेलकम टू प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पे मैं भास्कर पांडे आप तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए साथियों, जुड़िए और जुड़कर आज का सेशन का लाभ उठाइए। आज का सेशन पिछले सेशन की तरह भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करेंट अफेयर्स को देखेंगे और उन करेंट अफेयर्स को जिससे संबंधित हमारे यूडीसी यानी सिविल कोड मेंस एग्जामिनेशन के बाद अंतिम सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो उन तमाम प्रश्नों को हम लोग देखने का काम करेंगे, उन करेंट अफेयर्स पे बात करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए सभी लोग एक बार तैयार हो जाइए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आपने देखना शुरू किया है, अगर आपको चाहिए अंतिम सिलेक्शन, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पैसेंस रख कर देखें। निश्चित ही यह वीडियो और वीडियो की तरह फलीभूत होगा, आपके लिए वरदान साबित होगा। कहते हैं ना, ए गुड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो डियर, ध्यान देंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं, समझते हैं, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका और करेंट अफेयर्स की जानकारी लेते हैं, तो निश्चित ही आप अपने परीक्षा में अंतिम सिलेक्शन में आप अंतिम मुकाम पे पहुंचेंगे और अपने सपनों को एक आकार देंगे, सपनों को साकार करेंगे। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। बने रहने हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे यही रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना करूंगा कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद आप अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित ही पॉजिटिव कमेंट करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप उसमें राय या सलाह दे। निश्चित ही आपका सलाह का मुझसे स्वागत रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, न्यायपालिका में यशवंत वर्मा टैक्स रो क्या है? न्यायपालिका में यशवंत वर्मा कैश रो क्या है? देखिए, यह करंट अफेयर से संबंधित है। मैं इसमें लगभग मान के चलिए कि 2025 का ही घटना बताऊंगा। इसमें 2025 से संबंधित ही मुख्यतः प्रश्न होंगे, तो सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है भाई कि न्यायपालिका में यशवंत वर्मा, किसकी बात हो रही है? यशवंत वर्मा कैश रो क्या है? तो देखिए इसके उत्तर क्या है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर आग लगने पर, क्या लगने पर? घर आग लगने पर बड़ी मात्रा में नकदी पाई गई थी। फिलहाल 3 न्यायाधीशों की समिति ने पाया कि कथन मिसकंडक्ट है, यानी इसमें कुछ भ्रम है, और संसदीय महाप्राप पुकार की सिफारिश की गई। तो आपने सुना होगा न्यायाधीश यशवंत वर्मा जो क्या थे भाई, न्यायपालिका में थे, और उनके घर में जब आग लगी, लोग आग बुझाने गए तो बड़ी मात्रा में कैश पाया था। ये बहुत बड़ा एक चला था, अभी न्यूज आया था। तो निश्चित हो सकता है इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या सुनो, क्योंकि कोर्ट से संबंधित प्रश्न है। तो निश्चित है याद रखिएगा। बुद्धिया की कौन सा ऐसे प्रश्न कैसे निकल सकता, हो सके कि पूछ दे कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिनके घर में आग लगी, जब वहां लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे तो वहां बड़ी मात्रा में क्या पाया गया? कैश पाया गया। उस न्यायाधीश का नाम बताइए। तो कौन थे वो न्यायाधीश? यशवंत वर्मा। कौन थे जरा बोल दीजिएगा? यशवंत वर्मा। किनके घर आग लगी थी? किसके घर आग लगी थी? यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब लोग आग बुझाने के लिए गए तो उनके घर में क्या मिली भाई? तो बड़ी मात्रा में क्या मिली थी? नकदी पाई गई। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, भारत के संविधान 130 अमेंडमेंट बिल 2025 के मुख्य प्रावधान क्या है? देखिए, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री
ऐसा अपराधी आरोपों के तहत पकड़ा जाए जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष की सजा हो सकती हो और वो लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रहे तो उन्हें पद से क्या करने की व्यवस्था है? हटाने की व्यवस्था है। क्या ये प्रश्न पूछा जा सकता है? यस नो? तो मैं उन्हीं प्रश्नों से आज प्रश्न करूंगा और बताने का काम करूंगा जिससे संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप इसको VBI समझिए और VBI समझ के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए, समझ में आया प्रश्न क्या कर रहा है? भारत के संविधान 130 में किसमें वर्णित है भाई? 130 में अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन या क्षतिपूर्ति बिल 2025 के मुख्य प्रावधान क्या है? क्या है इसके प्रावधान की यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री ऐसा अपराधी, मान इन तरीका का कोई अपराधी हो, आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा, इनमें से किसी को पकड़ा जाए, है ना, जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। इनका सजा कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, और वो लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रहे तो उन्हें पद से क्या करने की व्यवस्था है? इसमें ऐसा क्लियर है? प्रश्न है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025 निर्णय का महत्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को यह नहीं करने का आदेश दिया कि वह विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करे। पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विलंबित न किया जाए। ऐसा किसको दिया गया आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। किसको दिया? राज्यपाल को दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किसको आदेश दिया? राज्यपाल को यह नहीं करने का आदेश दिया। क्या नहीं करने का आदेश दिया भाई? कि वह विधेयक पर, किस पर? विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतः, वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करें। यह आदेश किसको दिया गया? तो राज्यपाल को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। यहां से 2 प्रश्न निकल के आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहां के राज्यपाल को एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग न करने का आदेश दिया गया। कहां का? तमिलनाडु। कहां का? तमिलनाडु। बोले क्लियर है? प्रश्न आ सकता है। 2025 में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या बदलाव किए गए? देखिए ये वक्फ कब के लेकर के बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था, है ना। तो 2025 में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या बदलाव किए गए? देखिए कहता है कि पुरानी मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 हटाई गई। महिला प्रतिनिधित्व स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। कम से कम कितनी मुस्लिम महिलाएं होंगी? कहां होगी? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन ऑडिट पारदर्शिता में सुधार किए गए। कब किए गए ऐसा भाई? 2025 में। कब ऐसा किया गया? और किस संशोधन को हटाया गया? यानी किस वक्फ एक्ट को हटाया गया? 1923 वाला को, और हटा करके 2025 क्या नियम, अलग नियम बनाया गया, जिसमें क्या कहा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कम से कम कितनी मुस्लिम महिलाएं होंगी? तो 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। ठीक है। और प्रोटेस्टेशन आइट दिशा में क्या किए गए? अगला है न्यायालयों में मामलों की लंबिता, यानी जिसको पेंडेंसी ऑफ केसेस कहते हैं, कि वर्तमान स्थिति क्या है? न्यायालयों में मामलों की लंबिता देख रहे होंगे कि बहुत सारा, जैसे डायलॉग भी सुना होगा कि तारीख पर तारीख न जाने कितने तारीख, अब मिला है तो सिर्फ तारीख। तो बहुत ऐसे मामले लंबित हैं कि नहीं है? तो लंबित मामले हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या पूछ रहा है? तो क्या है भाई? सब ऑर्डिनेट यानी न्यायालयों के निचले स्तर में बहुत से मामले 3 या 5 साल से लंबित है। वाह, सोचिए उसके मामले कितने साल से लंबित है? 3 या 5 साल से लंबित है।
केस किया था 3 साल पहले और अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम एक किस अदालत की बात कर रहा है? निचले स्तर की अदालत, जिसको बोलते हैं सबनेट कोर्ट। कौन सा कोर्ट बोलते हैं? सबनेट कोर्ट में मामले जो दर्ज किए गए, जिसमें कि अभी भी मामले अटके हुए हैं, जो कि मामले 3 साल पहले मतलब दर्ज किए गए थे, है ना, लॉन्च किए गए थे, और वो मामले का अभी भी सुनवाई पूर्णतः रूप से नहीं हुई है। ये कहानी है निचले मामले की। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,982 मामले लंबित हैं। कितना मामले जरा बोल दीजिएगा? 80,982 मामले अभी भी लंबित है। कहां? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका की दक्षता पर प्रश्न उठता है भाई, है ना। अब यहां से किस तरीका का प्रश्न आ सकते हैं? अब प्रश्न आ सकते हैं कि फिलहाल यानी 2025 के कानून निर्वहन के मतलब दरमियान या न्यायपालिका न्यायालयों में न्यायपालिका से संबंधित यानी जो मामले जो दर्ज किए गए, अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है? तो कितने मामले लंबित है यहाँ? तो 80,982 मामले अभी लंबित है, जबकि निचली अदालत में जो है लगभग 3 से 5 साल का केसेस भी अभी तक पेंडिंग है, जिसका सुनवाई क्लियर यानी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है। न्यायाधीशों की कमी का क्या प्रभाव है? आप बहुत सारे कोर्ट्स में देखेंगे, कोर्ट में जब जाएंगे, जैसे मामला भी अटका, अब पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि मामले को मतलब इतना लंबित किया जा रहा है। 3 से 5 साल का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपको वहां कोर्ट से यही मिलेगा आश्वासन कि क्या किया जाए, जजेज कम है और केसेस अधिक है, जिसकी वजह से, है ना, जजेस के पास टाइम नहीं है कि सारा केस का सुनवाई करे इस प्रकार से। तो क्या बोलेंगे? मामलों की सुनवाई में देरी, न्याय प्राप्ति में बाधाएं, न्यायालयों का काम, अधिक दबाव में होना, न्याय की पहुंच पर असर, ये सारे मामले हैं क्या? न्यायाधीशों की कमी का क्या प्रभाव भाई? तो जब न्यायाधीश कम रहेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? मामले की सुनवाई में देरी हो रहा है। जितना अधिक न्याय मतलब जजेज होंगे उतना जल्दी सुनवाई होगी। और क्या हो रहा है? न्याय प्राप्ति में बाधा आ रहे हैं। अब जिसके ऊपर केस चल रहा है वो तो चाहेगा नहीं हमारा केस जितना जल्दी निपटारा हो जाए, तो उसमें प्राप्ति यानी उसको समय पर जजमेंट नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है? न्यायालयों का काम अधिक दबाव में होना, जल्दी जल्दी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। और क्या हो रहा है? न्याय की पहुंच पर असर, और इससे लोग का क्या हो रहा है? न्याय पर भरोसा उठ रहा है, और अपराधियों का और अपराध बढ़ता जा रहा है। उसको पता है कि अरे एक बार केस हो गया था 5 साल तो पहले, अभी इसको फाइनल होने में लगेगा, तब तक तो हमारा उम्र रहेंगे दुनिया में नहीं रहेंगे, इसलिए जो काम करना है करके निकल जाओ। कौन सा यहाँ तुरंत हमको मिलने वाला है ना सजा? अभी 5 साल देखा जाएगा ना, 5 साल में कितना जज आएंगे, कितना जज जाएंगे। तो इस तरीका से अपराधियों का मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसके प्रति? अपराध करने के प्रति। अब किस पे भरोसा नहीं रहता है लोगों को? किस पर भरोसा नहीं रहता है? न्यायालय व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहता है, न्यायालय पे भरोसा नहीं रहता है। उसको पता है कि आपस में ही मार धाड़ से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट में केस करते हैं तो निश्चित है कि इसको सुनवाई होने बहुत समय लगेगा। तो क्यों नहीं हम लोग खुद अपने लड़ाई का अपने जो है हमारे ऊपर जो जुर्म होता है, तो क्यों नहीं जुर्म का बदला जुर्म से ले लिया जाए, यहीं पे न्याय कर दे। तो ये भी हो रहा है। इसका एक वजह बन रहा है कि कोर्ट में जब तक लेके जाओगे तब तक मामला बहुत आगे निकल जाएगा। भारत में ई कोर्ट यानी इजी कोर्ट मिशन मूड प्रोजेक्ट क्या है और इसका योगदान क्या रहा है? इजी कोर्ट के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में भी। इजी कोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, है ना। तो क्या है भाई? सभी न्यायालयों का डिजिटलीकरण। आज इजी कोर्ट में आपको क्या मिलेगा? डिजिटलीकरण मिलेगा, यानी आपकी सुनवाई ऑनलाइन हो जाएगी। आप अमेरिका में हैं, आप पर कोई भारत में केस कर दिया तो आने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से बैठे बैठे अपने केस का आप सारा जांच पड़ताल कर सकते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वीडियो लिंक कोर्ट, आपको वीडियो के मामले से वीडियो से ऑनलाइन आपका हो जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए आपका घर आप बंगाल में है, आपका जैसे बंगाल में है और आप पर केस कर दिया गया बिहार में, तो आने की जरूरत नहीं है। आपकी सुनवाई कैसे हो जाएगी? कोर्ट में कैसे हो जाएगी? वीडियो लिंक के माध्यम से। कैसे हो जाएगी आपकी सुनवाई? वीडियो लिंक के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है। और जेल भी जाना रहेगा, वीडियो के मामले से आपको सब चीज करके वन कवरेज आदि कर लिया जाएगा आपको। ठीक है।
अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं क्या, एडीआर के प्रावधान किस तरह बढ़े हैं। आखिर एडीआर जो है, एडीआर का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। एडीआर के प्रावधान किस तरह बढ़े हैं, तो किस तरह बढ़े भाई, तो कहता है कि लोक अदालतों की भूमिका बढ़ी है। लोक अदालतों की क्या बढ़ी है, भूमिका बढ़ी है, यानी मेडिएशन एक्ट 2023 के अनुसार से 23 से पूर्व मुकदमा सुलह को वैधानिक मान्यता मिली। क्या मिली है, मुकदमा सुलह को वैधानिक मान्यता मिली है। ठीक है ना। अगला देखिए, कहते हैं न्यायालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार किए गए हैं। उदाहरण दें, नासिक में नया कोर्ट भवन, पार्किंग की सुविधा, लाइब्रेरी, प्रथम चिकित्सा केंद्र आदि, ये सब अभी देखने को मिला है। कहाँ वाला कोर्ट में, नासिक में। जबकि अन्य कोर्ट में जाएंगे तो आपको चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, है क्या, वहां कोई लाइब्रेरी नहीं है क्या, नहीं है, ना लाइब्रेरी है, ना चिकित्सा की सुविधा है, और ना ही कोर्ट में कोई पार्किंग का सुविधा है। अभी सुने कि कोर्ट में पार्किंग होता है, कोर्ट में कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, सुविधा बाहर है। ठीक है, आप लगाइए अपने रिस्क पे, आइए तो समझना है पॉइंट को। ठीक है ना। जबकि न्यायालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है, यानी बनावट में जो है क्या सुधार किए गए भाई, तो अब जो है कोर्ट में आपको क्या मिल रहा है, तो आपको लाइब्रेरी मिल रहा है, पढ़ने की व्यवस्था वहां मिल रहा है, न्यायालय से संबंधित किताबें वगैरह है, आप वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आपके जिसको बोलते हैं प्रथम चिकित्सा यानी फर्स्ट एड वहां आपको मिल जाएगा। पार्किंग की भी सुविधा है, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो गाड़ी वाड़ी लगाने की सुविधा आपको मिल जाएगी, ये सभी आपको मिल जाएंगे न्यायालय में, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अगला कहता है कि राजस्थान में प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन बिल 2025 में किन संवैधानिक चिंताएं उठ रही है। कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में क्या हो रहा है भाई, तो राजस्थान में आपका क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन बिल 2025 में किन संवैधानिक चिंताएं उठ रही है। क्या उठ रहे भाई, कहता कि धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार, समानता का अधिकार, सरकार द्वारा संभावित दुरुपयोग। विधेयक के विरोध में यह कहा जा रहा है कि यह अल्पसंख्यकों पर लक्षित है। यानी कहा जा रहा है कि कोर्ट बना है, कचहरी बना है, नियम कानून सब बना है, सिर्फ किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए। बड़े बड़े लोग को तो कोई सजा नहीं हो रहा है ना। ऐसा कहाँ की बात हो रहा है, राजस्थान। प्रोविजन होता है मनाही, ऑफ अनलॉफुल यानी एकदम जो नियम के विरुद्ध, रिलीजियस कन्वर्सन बिल यानी एकदम जो है कहता धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ, संवैधानिक चिंताएं उठ रही है। कहता कि अब आदमी को संविधान से भी भरोसा उठ रहा है। अब क्या हो रहा है कि आदमी धर्म को देख करके भी सजा दे रहा है, देख रहा है अल्पसंख्यक है तो इसको सजा ज्यादा दिया जाए, अब बहुसंख्यक है तो सजा कम दिया जाए, है ना। यूजीसी ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया। देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। इस तरीका का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यूजीसी ने मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ संबंधी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या किए भाई, कॉलेजों में योग्य काउंसलर या मनोचिकित्सक नियुक्त करें। कॉलेज में क्या होना चाहिए भाई, काउंसलर जो होना चाहिए योग्य होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा सब काउंसलर से ही हो जाता है, तो काउंसलर भी योग्य होना चाहिए। और मनोचिकित्सक नियुक्त करे, यानी एक साइकोलॉजिस्ट वहां नियुक्त करे। कहाँ, कॉलेज में। छात्रों को नियमित मनोसमर्थन यानी उसकी मन की बात को सुने, उनके मन का समर्थन करे, बातों का भी समर्थन करे, हमेशा अपनी बात में रहे। छतों और बालकनियों की पहुंच सीमित करना, यानी ऐसा बना दे इंफ्रास्ट्रक्चर माने कि वहां तक बच्चे पहुंच ही ना सके। जैसे आजकल कॉलेज तो बड़ा बड़ा है ना, बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज बना दिया जाता है और सही से उसका बालकनी वगैरह नहीं रहता है, तो आप सुने होंगे कि कॉलेज के छत से बच्चे कूद के अपना प्राण दे दिया, यानी सुसाइड कर लिए। तो कह रहा इस तरीका से आपको करना चाहिए
कि छतों और बालकनियों की पहुंच सीमित करना, यानी वहां तक सीमित लोग जा सके, उसके कुछ नियम बनाए बालकनियों तक जाने के लिए और छतों तक पहुंचने के लिए, है ना। सीलिंग फैन आदि सुरक्षात्मक उपाय, और सीलिंग फैन भी कॉलेज में ऐसा लगाना चाहिए जिससे कि वह भी क्या रहे, सुरक्षात्मक रहे, यानी उससे भी किसी तरह का हानि, क्योंकि आजकल सोसाइटी जितने होते हैं ज्यादातर मामले कहाँ से आते हैं, सीलिंग फैन से आते हैं। भैया कॉलेज ने उसको प्रिंसिपल ने डांटा तो पता चला गया अंदर में जाके हॉस्टल में लटक गया। तो इस तरीका का सीलिंग फैन लगाया जाए ताकि इन सभी चीजों से बचा जा सके। ऐसा किसमें भाई, किसमें कहा गया? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। यस नो? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईएसआई एक्ट के अंतर्गत विद्यालयों कॉलेजों को क्यों शामिल किया? देखिए ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईएसआई एक्ट के अंतर्गत, कौन से एक्ट के अंतर्गत? खुदिएगा कौन से अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने विद्यालय कॉलेजों को क्यों शामिल किया? अंतर्गत मैंने अब क्या किया कि कोर्ट ने विद्यालय और कॉलेजों को भी शामिल कर लिया। किसने? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने कॉलेजों और विद्यालयों को किसमें शामिल कर लिया? कोर्ट के एक भाग बना लिया उसको। क्यों किया भाई? कहता है कि ये संस्थाएं इस्टेब्लिशमेंट्स की श्रेणी में आती है क्योंकि कर्मचारियों को नियमित सेवाएं देती है, नोटिफिकेशन वैध पाया गया, सामाजिक सुरक्षा कानूनों का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने कॉलेज और विद्यालय को अपने में शामिल कर लिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने रन्या की संपत्ति पर ईडी के संलग्नीकरण आदेश को क्यों रोका है? देखिए ध्यान दीजिएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने रन्या की संपत्तियों पर ईडी के संलग्नीकरण यानी अटैचमेंट आदेश को क्यों रोका है? क्यों रोका भाई? क्योंकि आरोप है कि उन संपत्तियों का अधिग्रहण अपराध से पहले हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पवना डिबोर बस ईडी जैसे फैसलों को संदर्भित किया गया। न्यायालय ने यह देखा कि पूर्व अपराध संपत्तियों पर लगाना न्यायपालिक दायरे से बाहर हो सकता है। हाँ रन्या की हाँ होगा, कर्नाटक का होगा, रन्या वगैरह को होगा। सहारा जमाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है? सुने सहारा अभी मामला फंसा हुआ है कि सहारा तो भाई डूब गया, तो जिसके पैसे वो क्या करे, तो उस पर कोर्ट का क्या फैसला है? तो देखिए क्या फैसला है। कहता कि सहारा ग्रुप द्वारा जमा किए गए पैसे वापस देने के लिए 5,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मंजूर किया गया। इसके द्वारा सहारा जमाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है? क्या प्रश्न अगर आता है तो अब बनेगा। तो सहारा जमाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है कि सहारा ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा? सहारा ग्रुप द्वारा जमा किए गए पैसे वापस देने के लिए 5,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मंजूर किया गया है। भुगतान की समय सीमा कब तक है? यानी कहा सहारा ग्रुप को कहा कि आपको कितना अतिरिक्त देना है। क्लियर है? ये सब याद रखेंगे। टाडा विशेष अदालत ने 1993 बम धमाकों के मुकदमे में कन्फेशंस को हटाने की याचिका को क्यों मंजूर नहीं किया? इस अदालत ने, टाडा के विशेष अदालतों ने 1993 बम धमाकों के, 93 में क्या हुआ था भाई? बहुत बड़ी बम धमाका हुई थी। यस, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अरे शायद उसमें संजय दत्त का भी नाम आया था, उसी में ना संजय दत्त का भी नाम आया था, जेल भी गए थे, है ना। तो मुकदमे में कन्फेशंस को हटाने की याचिकाओं को क्यों मंजूर नहीं किया गया? क्यों भाई? अदालत ने कहा कि पहले चरण के दौरान की गई स्वीकार्य स्वीकृतियां मान्य है और सुप्रीम कोर्ट
के निर्णयों के अनुसार उन्हें पुनः बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। न्याय की प्रक्रिया और गवाहों को पर विश्लेषण की अनुमति बनी हुई। यानी क्या बोला कि अदालत ने कहा कि पहले चरण के दौरान की गए स्वीकार्य स्वीकृतियां मान्य है। कहता है कि जो इस पर पहले बहस हो चुका है वह मान्य है, अब दोबारा इस पर बहस नहीं की जा सकती है। जो हो गया सो हो गया। माने फिर इन लोगों ने क्या किया होगा, कोर्ट में मुकदमा दायर किया होगा कि इसको फिर से इस केस को खोला जाए, आप फिर से इस पर बहस किया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको नामंजूर कर दिया कि अब पहले से जो है इस पर बहस हो चुका है और यह इसको स्वीकार भी कर लिया गया है, तो अब पुनः इस पर बहस नहीं किया जा सकता है ना। ये किसके अंतर्गत है भाई, तो 1993 बम धमाकों के मामला है। गेट हटा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनयूजेएस के वीसी के खिलाफ पॉस अधिनियम की शिकायत खारिज करते हुए क्या निर्देश दिए। देखिए, एनयूजेएस के वीसी का मतलब क्या हो गया, वाइस चांसलर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनयूजेएस के वीसी के खिलाफ पॉस अधिनियम की शिकायत खारिज करते हुए क्या निर्देश दिया भाई। यद्यपि शिकायत खारिज हुई, यानी कहता कि यदि शिकायत दी और खारिज हो गई, यानी उसको कैंसिल कर दिया गया, खारिज, पर अदालत ने यह निर्देश दिया कि इस निर्णय का जिक्र वीसी के रिज्यूमे में हो, कि इस निर्णय का जिक्र वीसी के रिज्यूम में हो, यानी उनके जो रिज्यूम जो बायोडाटा है उसमें हो। आरोपों के होने और प्रमाण न मिलने की स्थिति में भी रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक। अगला कहता है न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स सिद्धांत कैसे प्रभावित हो रहा है। नई विधेयकों और न्याय निर्णयों के संदर्भ में क्या। न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे अलग रहने की ताकत, अलग रहने की, आज देख रहे लोग अलग अलग हो रहे हैं, संयुक्त से हट करके सेपरेट हो रहे हैं। 130 अमेंडमेंट बिल में न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा राज्यपालों की शक्तियों में बदलाव हो सकता है। किसके किसके शक्ति बदले जा सकते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्यपालों की शक्तियों में बदलाव हो सकता है। तमिलनाडु गवर्नर यानी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं मामलों में न्यायालय ने राज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया, राज्यपाल की शक्ति को क्या कर दिया, उसके है ना एक लिमिट, पावर ऑफ लिमिटेशन बना दिया। विधेयक और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन बन रहा है। क्या हो रहा है, संतुलन किसके किसके बीच में, न्यायिक समीक्षा, विधेयक और न्यायिक समीक्षा, विधेयक और यानी कानून व्यवस्था जिसको कहिए है ना, बीच क्या बन रहा है, संतुलन बन रहा है। हाँ, न्यायालयों की जवाबदेही बढ़ाने हेतु वर्तमान में कौन से उपाय हो रहे हैं। देखिए उसको लिखिएगा, इसको आप VBI लिखिएगा, इसको न्यायालयों की जवाबदेही या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने हेतु वर्तमान में कौन से उपाय हो रहे हैं कि और न्यायालय की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, तेजी किया जाए, इसके लिए क्या हो रहे हैं, क्या वर्तमान उपाय हो रहे हैं भाई। तो यशवंत वर्मा मामलों में 3 जज पैनल की रिपोर्ट, पहले एक जज सुनाता था, अब कितने लोग मिलकर के सुनाएंगे, 3 लोग सुनाएंगे। अदालत ने पॉस मामले में VC यानी वाइस चांसलर का रिकॉर्ड बनाने का क्या दिया, रिकॉर्ड दिया, निर्देश दिया। ये वक्फ एक्ट में पारदर्शिता, और जो वक्फ का जो एक्ट जो है अभी जो 19 वाला को खारिज करके 25 वाला में सुधार किए गए, उससे पारदर्शिता लाना होगा। ऑडिट और रिपोर्टिंग प्रावधान, उसमें मैंने ऑडिट का मतलब क्या हो गया, मिलना, और रिपोर्टिंग यानी बात करना प्रावधान। विधेयक संशोधन जो न्यायाधीशों के आचरण की क्या कर सके, जांच को सुनिश्चित करे। तो कहता है किस तरीका का इसमें प्रावधान होना चाहिए कि ऑडिट, पारदर्शिता, वक्फ एक्ट में पारदर्शिता हो, कहीं से कोई गड़बड़ सड़बड़ ना हो, और ऑडिट और रिपोर्टिंग प्रावधान हो। विधेयक संशोधन जो न्यायाधीशों के आचरण की क्या करे, विधेयक संशोधन जो न्यायाधीशों के
आचरण की क्या करे, जांच करे। क्यों? क्योंकि जसवंत वर्मा किस मामले में फंसे भाई? तो कैश मामले में, है ना। जसवंत वर्मा किस मामले में फंसे हैं? तो वही कह रहा है कि अब क्या करना होगा। अब ऑडिट का मतलब क्या होगा? उनके पास जाइए और उनसे बात करिए और उनके फिर जांच करिए। न्यायाधीशों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश का तो कोई जांच होता नहीं है, जिसकी वजह से अब जैसे मान ली, मैंने ऐसा सुना है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, लेकिन पेपर वगैरह में भी पढ़ा था, और कुछ लोग जो सुसाइड कर रहे थे उन्होंने अपना बयान दिया था, बहुत सारे सुसाइड करने वाले ने बयान दिया कि भाई जजेज जो है हमारे विपक्ष वाले से मतलब पैसे ले करके और हमारे खिलाफ गलत फैसला सुना है। मरने वालों ने ऐसा लिखा रिपोर्ट में कि पहले जज तो नहीं सुना जाता था, कि न्यायालय में सिर्फ न्याय होता है, और अब वहां न्याय होता है, क्योंकि जजेज भी क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। 5 लाख जजेज का रेट होता है, 5 लाख में जज बिक जाते हैं, और बिक करके वो क्या करते हैं, सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं पैसा के लिए। तो उन पर भी क्या होनी चाहिए, जांच बैठना चाहिए। जैसा कि यशवंत वर्मा के मामले में खुलासा भी हुआ, कितने पैसे उनके पास कहाँ से आए भाई, उनकी सैलरी जितनी थी उस अनुसार से तो नहीं होना चाहिए। तो उनके घर जब जलने लगा तो पैसा ही पैसा, खोला जब घर तो पूरा रूम भरा होता पैसा से, है ना। मिनिस्टर सीएम रिमूवल ऑन अरेस्ट फॉर सीरियस ऑफेंस, प्रस्ताव किन संवैधानिक विवादों को जन्म दे रहा। देखिए, मिनिस्टर या सीएम, चाहे मिनिस्टर हो चाहे सीएम, रिमूवल ऑन, रिमूवल का मतलब हटा करके उसको फिर क्या करना, गिरफ्तार करना। और सीरियस ऑफेंस, कोई मतलब कोई ऑफेंस मैंने होता है क्या, गलती, अपराध। तो कोई सीरियस, कोई किसी तरीका से कोई तत्कालीन अपराध, प्रस्ताव किन संवैधानिक विवादों को जन्म दे रहा है। तो इस तरीका से करना, क्या ये कोई संवैधानिक फिर गड़बड़ी होगा? तो क्या जन्म दे रहा भाई, कहता है कि कार्यपालिका की स्वतंत्रता वर्सेज विधायकी न्यायपालिक नियंत्रण, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का अधिकार, राजनीतिक शोषण की आशंका, न्यायपालिका की भूमिका, संविधान में शक्ति संतुलन। तो इन सभी में क्या हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है। इसके कारण मिनिस्टर या सीएम को रिमूवल ऑफ ऑन अरेस्ट, अरेस्ट करके फिर उसको हटा देना, अरेस्ट करके क्या कर देना, हटा देना। अभी क्या है, अरेस्ट करके हटाता नहीं है, उसको क्या कर देता है, जब तक जेल में रहते। जैसे अभी देखे होंगे शिबू सोरेन के बेटा, शिबू सोरेन के बेटा गया ना जेल, कुछ दिन के लिए बनाया गया, लेकिन फिर उनके जो आरोप थे वो आरोप को खारिज करके फिर उन्हीं को पुनः सीएम बना दिया गया, हुआ ना झारखंड में। न्यायालयों में एआई और टेक्नोलॉजी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रश्न आ सकते हैं यहां से। न्यायालयों में एआई और टेक्नोलॉजी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है भाई। एआई क्या है, जानते सभी लोग क्या है, बोलिए क्या है ना। तो इस तरीका के प्रश्न आ सकते हैं, इसको भी आए समझ के आप एक बार लिख लीजिएगा, इसको आप इसको समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा। न्यायालय में आई और टेक्नोलॉजी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है भाई। तो देखिए, कहता है कि मुकदमे की दस्तावेजीकरण, मुकदमे की दस्तावेजीकरण, एआई बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन, निर्णय निर्माण में एआई सहायक उपकरण, केस फाइल मैनेजमेंट में डिजिटलीकरण की पहले बढ़ रही है। पहले का मतलब क्या हो गया, प्रयास, पहले क्या हो रही है, बढ़, यानी प्रयास बढ़ रही है। लेकिन डेटा प्राइवेसी, त्रुटियों की संभावना, न्याय की पारदर्शिता आदि चिंताएं हैं। अब क्या हो गया, जब ऑनलाइन हो जाता है तो पता ही है, जो चीज ऑनलाइन हो गया तो फिर वहां से क्या हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है। तो पारदर्शिता में क्या हो रही है, पहले तो बढ़ रही है, आजकल डिजिटलीकरण हो रहा है, कोर्ट क्या हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसके कारण पारदर्शिता तो बढ़ रही है, लेकिन ये चिंताएं क्या हो रही है कि जो हमारे जो गुप्त चीज है वो आम हो रही है। अब किस पर क्या केस चलेगा, क्या जज ने लिखा तो क्या होगा, वो क्या होगा, पहले से डेटा चोरी हो जाएगा, फिर उस अनुसार से उसके मतलब काट का, जैसे कोई मतलब मान चलिए अपराध है तो उस अपराध कैसे मुक्त होगा, उसकी फिर क्या कर ली जाएगी, समीक्षा कर ली जाएगी, और फिर वो केस को आराम से आसान बना सकेगा।
न्यायाधिकरण और न्यायालयों में पुनरावेदन प्रक्रिया को तेज करने के क्या क्या उपाय सुझाए जा रहे हैं? कहाँ भाई? न्यायाधिकरण और न्यायालयों में पुनरावेदन का मतलब क्या हो गया? दोबारा आवेदन। अपील प्रक्रिया को तेज करने के क्या क्या उपाय हो रहे हैं? यानी आजकल तो केसेस देख रहे रुके हुए हैं, तो केसेस रुके हुए हैं, तो केसेस जब रुके हुए तो इसको तेज करने के क्या क्या उपाय हो रहे हैं भाई? तो क्या कह रहा है कि एडीआर, मेडिएशन, लॉक एडल्ट, लोक अदालत, विशेष अदालतें आदि, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मुकदमा से पहले सुलह, प्री लाइटिगेशन, मेडिएशन, डिजिटल सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, केस मैनेजमेंट सिस्टम्स इत्यादि। बहुत सुंदर हो रहा है तो ना। तो न्यायाधिकरण सब में पुनरावेदन यानी प्रक्रिया को तेज करने के लिए सब किया जा रहा है। हाँ हाँ, तो इन सभी का अगर ये सब हो जाता है अदालत में तो फिर क्या हो जाएगा? काम क्या होगा? फास्ट निकलेगा, है ना। काम क्या निकलेगा? फास्ट निकलेगा, यानी काम तेजी से होगा। हाँ, क्या बोले नहीं सुन? अभी ने एडीआर बताया, एडीआर नहीं आया था? एडीआर इसके पहले आया था ना? आया था ना? यूपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा दृष्टिकोण से न्यायपालिका सुधारों का अध्ययन क्यों जरूरी है? बोलिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी दृष्टिकोण से यानी न्यायपालिका सुधारों का अध्ययन क्यों जरूरी है भाई? बोलिए। क्योंकि न्यायालय प्रणाली का प्रभाव समाज पर बहुत बड़ा है। न्याय प्रणाली भाई, समाज में अगर न्याय ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा बताइए? सारे फिर क्या होंगे? कट मरेंगे, फिर रेप रेप टेप इस तरीका का जघन्य अपराध बढ़ जाएगा। क्योंकि न्यायालय प्रणाली अगर कमजोर पड़ जाएगी तो फिर समाज क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, एकदम दूषित हो जाएगा। फिर कोई किसी से डरेगा नहीं, है ना, कुछ भी करने में। अभी तो आखिर क्यों नहीं करता है? क्योंकि सबको डर है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सजा हो जाएगी, जैसा ना हमारा जेल हो जाएगा। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं? अन्याय करने से डरते हैं। लेकिन जब हमारा न्याय प्रणाली ही कमजोर हो जाएगी, हमारा न्याय प्रणाली ही कमजोर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? कमजोर होने से क्या होगा? हमारा समाज क्या हो जाएगा? समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो न्याय मिलने की गति, कानून का शासन, संवैधानिक अधिकार, नीति निर्माण आदि, चयन न्यायाधिकार, सरकार की कार्यवाही न्याय की निगरानी में है। इन तमाम चीज कहाँ कहाँ देखें? इस समाज से, जो हमारा समाज है, तो समाज में न्याय क्या होता है भाई? तो न्याय मिलने की गति कहाँ से होता है? तो न्यायालय प्रणाली से होता है। कानून का शासन न्यायालय से है, संवैधानिक अधिकार न्यायालय से है, नीति निर्माण न्यायालय से है, किसी का चयन करना, न्यायाधिकार को दर्शाना, सरकारी कार्यवाही या न्याय की सारी चीज कहाँ से है? न्यायालय से है। नागरिकों को न्यायालयी फैसलों की सूचना और उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए? नागरिकों को न्यायालयी फैसलों की सूचना और उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए? कैसे सुनिश्चित की जाए भाई? देखिए, ये सब जो क्वेश्चन हैं, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है। आप चाहे तो कुछ बातें अपने बना के भी यहां बोल सकते हैं। या सुनो, मोबाइल चला रहे हैं आप? हीरो मोबाइल चला रहे हैं? पूरा क्लास के लिए मैसेज हम डाल भी देते हैं, फिर भी सब करते रहे। अच्छा, कल का क्लास में मजा आया था? अच्छा लगा था? कल कौन कौन नहीं आए थे? लगभग तो नहीं आए थे। हाँ, फीवर था, पेपर था, और आज पेपर है। जो कल आए थे उनका पेपर आज है, सीजीएल का। हाँ तो वैसे, हाँ कल भी पेशी का था। क्या कीजिएगा, मगर कल बहुत अच्छा लगा था, है ना, डिफरेंट तरीका था। रिकॉर्डिंग सब का थोड़ा आज भी हम करवाते हैं ना। जजेस तो हमारे पहले अच्छे अच्छे मिले। अच्छा चलिए फिर देखता हूँ। हेलो, तो इस तरीका का प्रश्न आप क्या कर सकते हैं? अगर आता है आपके पास इस तरीका का प्रश्न कि
नागरिकों को न्यायालयी फैसलों की सूचनाएं और पूर्तता कैसे सुनिश्चित की जाए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना व्यक्तिगत राय दे सकते हैं। तो इस तरीका का प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं। क्या कहता है कि न्यायालयों के आदेश ऑनलाइन प्रकाशित करना। सही बात है भाई, जो आदेश आता है उसको कर दीजिए ऑनलाइन, सब पता चल जाएगा ना। एनएचडीजी लाइक डेटा ग्रिड, पारदर्शी अन्योन्य प्रक्रिया यानी ओपन हियरिंग, एकदम भाई ऑनलाइन हो जाए, इसको सुनवाई डायरेक्ट देखे, कमेंट्री की तरह सब लाइव देखे। न्यायालय की वेबसाइटों का संचालन डिजिटल हो जाए बिल्कुल, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रक्रिया में तेज आएगी। फिर जो आप देख रहे हो कि न्यायालय में जाके भी आदमी को न्याय नहीं मिलता है, उन सभी में क्या हो जाएगी, पारदर्शिता हो जाएगी। हाँ हाँ, अब जैसे मान चलिए हमारे आपके बीच क्या बातचीत हुई, जैसे अभी क्या होता है, माने लड़का लड़की का केस है, तो लड़का लड़की का केस है तो कोर्ट में किसको बुलाता है, अंदर केवल लड़का लड़की को रखेगा और वही दोनों से किसी को जाने नहीं देगा। अब क्या बात हुई नहीं बात हुई है ना, फिर लड़की को बुलावेगा अलग से बात करेगा, लड़का को बुला के अलग से बात करेगा। अब उसमें क्या बात हुई नहीं बात हुई कोई पता नहीं चलता है लोगों को। ये सब क्या हो जाएगा, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि लड़का क्या स्टेटमेंट दे रहा है, लड़की क्या स्टेटमेंट दे रहा है ना। तो बहुत सारे चीज है जहां पर न्यायालय में जाके भी अन्याय लोगों को मिलता है। कहता है कि गवर्नर्स एसेंट वेटो पावर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या साधारण दिशा निर्देश दिए। ये सभी क्या है, सारे करंट अफेयर्स है कि नहीं है। अच्छा बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हाई लेवल का, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये सुनो, हाई लेवल्स का क्या यूपीएससी में पूछे वाला है, ये सब सभी को जानना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप वहां पर आप देखिए, आपने देखा होगा कि आप पिछले मेंस में गए, पूरा मुहावरे और इडियम है ना, पूरा फ्रेजल और ये वो सब याद उठ करके गए सारे। आप पूछा था नहीं पूछा, वहां पूछ दिया क्या, लॉजिकल, सब लॉजिकल पूछा, और आप यहां से पूरा रट के जा रहे हैं, भास्कर से रटवा रहे हैं सबको, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, वहां कुछ पूछे ही नहीं। यहाँ तो अणुसूत्र परमाणु सूत्र रट के जा रहे हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा तो इतना भार, इसका भार क्या होगा तो उसका भार क्या होगा, और वहां जाकर किस तरीका का बात पूछ दे तो आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे कि ना फंस जाएंगे। तो जानकारी होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, एक झलक आपको देख लेना है, क्या देखना है। चलिए, तो कहता है कि गवर्नर्स एसेट या वेटो पावर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या साधारण दिशा निर्देश दिए भाई। तो क्या दिया है कि तमिलनाडु के जो है ना वी गवर्नर हैं, मामले में कहा गया कि अब सैल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं हो सकता, समय सीमा हो, पुनः पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार सीमित हो, है ना। किसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया भाई, तमिलनाडु सरकार को, है ना। कहाँ दे दिया है, तमिलनाडु को जो राज्यपाल है उसको क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है कि मामले में कहा गया कि अब सैल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं हो सकता। आई दोनों वीटो क्या दिया कि अब सैल्यूट वीटो क्या पॉकेट वीटो क्या है, हम आगे देखे था ना। समय सीमा हो, उसका एक समय सीमा हो, पुनः पारित विधेयक को, जो पहले से जो पारित हो गया है, तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार सीमित होने से कि जब मन करे तब भेज दो, उसका एक लिमिटेशन हो। महिलाओं के अधिकार में सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट तथा अन्य प्रावधान कैसे सहायक होंगे। कहता है कि वक्फ बोर्ड्स में महिला प्रतिनिधित्व, महिला वारिसों को वक्फ की संपत्ति में अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, धार्मिक संस्थाओं में संतुलन होगा। तब फिर क्या हो जाएगा, उसके महिलाओं के अधिकार में सुधार हो जाएगी, है ना भाई। अभी क्या होता है, वक्फ बोर्ड में क्या होता है, अभी महिलाओं को क्या किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है। महिलाओं को अभी क्या किया जाता है, खास करके मुसलमान में आप देखेंगे महिलाओं को क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है हर अधिकार से। तो वक्फ कानून में जब बदलाव होगा तो फिर वहां महिलाओं को क्या होगा, अधिकार मिलेगा।
है ना। तो महिलाओं का जब अधिकार मिला, देखिए क्या करा कि महिला भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और महिला वारिस यानी जो उस औरत की जो वारिस है, जो बेटी है, वो वह की संपत्ति में अधिकार मिले, पारदर्शिता हो, जवाबदेही बढ़ेगी, तब उससे वो सही ढंग से अपना काम कर सकेगी। अभी ऐसा नहीं है, 2019 वाला जो कानून में वैसा नहीं है, उसको बदलाव करके 2025 में सब किए जा रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में कर्मचारियों को ईएसआई के तहत शामिल करना किन नए कानून दृष्टांत पेश करता है? क्या पेश करता भाई? शिक्षा संस्थानों में कर्मचारियों को ईएसआई के तहत शामिल करना किन नए कानूनी दृष्टांत को पेश करता है? तो देखिए, कहता है कि आप विद्यार्थी हो, उसके यहाँ तो पूछ ले आपको, आप है तो विद्यार्थी ना भाई, अभी तो जॉब लगा नहीं है, तो अभी तो आप जा ही रहे हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ ले, क्या पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर, मैं 15 साल से पढ़ रहा था। जब से आप मोबाइल चला रहे हो भाई? कल भी आप इंटरव्यू से भाग गए? किसमें? अच्छा, इंटरव्यू हुआ था आपका? हुआ था, तो फिर इसमें क्यों आए? चलिए, अच्छी बात है। वो गुरुदेव जो हैं तो हमारे से बहुत सीनियर हैं, है ना, अपर लेवल के आदमी हैं। एसपी सर हमारे बहुत अपर लेवल के आदमी हैं। तो अब है कि उम्र हो गया है ना, तो बाकी सर बहुत, है ना, एसपी सर इज ए ग्रेट मैन, बहुत अच्छे विचार, व्यवहार, जानकारी के को तो कहना ही नहीं है, बहुत जानकार आदमी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि सामाजिक सुरक्षा कानूनों का दायरा बढ़ा, शिक्षा संस्थान में कर्मचारियों को ईसाई के तहत शामिल करना किन किन दृष्टांत में पेश करता भाई? तो सामाजिक सुरक्षा कानूनों का दायरा क्या हो गया? बढ़ा। बिना सरकारी सहायता वाले संस्थानों पर भी लागू, अधिकारों का पुनः मूल्यांकन, शिक्षा क्षेत्र को कर्मचारी कल्याण कानून के दायरे में लाने, यानी वहां पे कर्मचारियों के लिए भी एक नियम बनाए जा रहे हैं। अब ये साई क्या है भैया, तो अभी हमको करंट में तो नहीं पता है, देख लीजिएगा क्या। ऐसे कुछ होगा ईएसआई तो मिलता है ना कंपनी वगैरह में। हाँ, हमको लगता है इनकम, अच्छा इसको बता देगा मैं। कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। अरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना संविधान के वर्तमान धारा अनुसार कितनी है? अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का जो नारा है कि जब भारत एक है, भारतीय एक है, संविधान एक है, तो फिर चुनाव अलग अलग क्यों? मोदी जी का ही नहीं कहना है कि जब भारत एक है, भारतीय एक है, संविधान एक है, अब तो कोई भी राज्य यहाँ पे कोई अलग वंचित है ही नहीं, सब राज्य एक हो गया। आर्टिकल 70 हट करके जम्मू कश्मीर भी इधर आ गया, तो जब सब चीज एक है तो भैया ये अलग अलग इलेक्शन क्यों हो रहा है? तो मोदी जी का कहना है कि अगर नेशन एक है तो इलेक्शन भी एक होना चाहिए। तो क्या है उसकी वर्तमान स्थिति? तो वर्तमान कहता है कि वर्तमान संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो हमारे लिखा गया है, जो हमारा संविधान लिखा गया है, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कई संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान में क्या किए जाएंगे, बदलाव किए जा सकते हैं, और राज्य और विधानसभाओं संसदीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। बहुत बदलना बहुत होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बदलाव करना होगा। संविधान में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं किस तरीका से हो सकता है, लेकिन यहाँ अपना एक नया संविधान बनाना होगा। तो नया संविधान बनाते हैं तो क्या क्या प्रावधान करना होगा, क्या क्या बदलाव करना होगा? तो पहले तो राज्यसभा विधानसभाओं में, फिर संसदीय व्यवस्था में, है ना, लोक अदालत जिसको है ना, बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। यानी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा तीनों में क्या करना होगा, बहुत बड़े बदलाव करना होगा। तो राजनीतिक तथा संवैधानिक के क्या हो जाएगी, चुनौतियां हो जाएगी, है ना भाई। चुनाव होगा, बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि जब तक सबको मिलाइएगा नहीं, आप सोच रहे हैं कि पूरा घर को एक ही कर दे, एक ही हॉल बना दे, तो रिस्क तो है, बहुत सारे दीवार तोड़ेंगे तो छत गिरने का डर रहेगा। तो पहले उस तरीका से पिलर व्यवस्था किया जाए, इसीलिए अभी जो है जल्दीबाजी में इसको नहीं उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा संस्थाओं को मानसिक स्वास्थ्य
उपायों को लागू करने का निर्देश क्यों दिया है? एक नीट उम्मीदवार की आत्महत्या के बाद आपने देखा होगा, जयपुर की अगर बात कर ले तो अक्सर वहां नीट वाले स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, जेई नीट वाले स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा संस्थाओं को मानसिक स्वास्थ्य, यानी आप इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, इतना ज्यादा वर्क दे देते हैं कि बच्चों से पूरा नहीं होता है, होता है कि नहीं। नीट उट वाले का 24 घंटा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इतना मानसिक टॉर्चर किया जाता है, अगर अच्छा रैंक नहीं लाया तो उसको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है, क्लास से हटा दिया जाता है, जिसके बच्चे मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तभी वो क्या करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, है ना। तो कहता है कि एक उम्मीदवार की आत्महत्या के बाद छात्रों पर अकादमिक दबाव, जो यानी जो एजुकेशन जो सिस्टम का जो दबाव है, इंस्टीट्यूट का जो दबाव है, अवसाद का मतलब डिप्रेशन आदि, यूजीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटीज में उचित मानसिक स्वास्थ्य संरचनाएं सुनिश्चित करने का निर्देश। अभी हमने बताया था कि कॉलेज में भी क्या होना चाहिए, मनोचिकित्सक होनी चाहिए, है ना भाई। कॉलेज में अभी बताया था, यूजीसी से संबंधित बताया था बहुत सारा, ठीक है। काउंसलिंग, सबसे पहले कहा कि काउंसलर, एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है। यहाँ जो काउंसलिंग करने वाले होते हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं होते शिक्षा संस्थानों में। तो निश्चित है कि जब वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल माइंडेड नहीं है, आपका वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जब चले जाते हैं तो उनका काउंसलिंग कैसे किया जाए, उसको कैसे समझाया जाए, कैसे बुझाया जाए, और फिर उसको मोटिवेट करके आगे पढ़ाई जाने के लिए कैसे कहा जाए। ये सब किसमें बताया गया है, यूजीसी में। किसमें बताया गया है, सब यूजीसी। क्लियर है। सरकार और न्यायपालिका के बीच मसले, जहां सरकार ने ऐसा कानून पेश किया जो न्यायालय में चुनौती झेल रहा है, उदाहरण के लिए बताइए। कहता है सरकार और न्यायपालिका के बीच मसले, जहां सरकार ने ऐसा कानून पेश किया जो न्यायालय में चुनौती झेल रहा है, यानी अभी अटका हुआ है, उसका उदाहरण बताइए। क्या है भाई, कहता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉ रिलीजियस कन्वर्सन बिल 130, अमेंडमेंट बिल, ये ऐसे कानून है जिनके कुछ प्रावधान न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के दायरे में, इसके कानून अभी केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। सरकारी मंत्री या मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने पर उनके पद छोड़ने का प्रस्ताव किन लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जरूर टकराएगा, बोलिए क्या कहता है। कहता है किसी सरकारी मंत्री या मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाए तो उनके पद छोड़ने का प्रस्ताव किन लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जरूर टकराएगा। किससे टकराएगा भाई, तो कहता है कि निष्पक्ष सुनवाई, दोष सिद्धि का पूर्वावेच, जनता का अधिकार, राजनीतिक दुरुपयोग, संवैधानिक न्याय और शक्ति संतुलन, सभी में होगा। जनता विश्वास करके किसी को चुना और वो गद्दार निकल गया तो जनता के साथ विश्वासघात होगा। फिर बहुत सारे, एक चुनाव में कितने सारे पैसे खर्च होते हैं, तो हर तरह से संतुलन में प्रभाव पड़ेगा, न्यायिक शक्ति में भी बनेगा। रोज टूटेगा रोज बनेगा तो क्या होगा, न्याय प्रक्रिया क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। आप दरोगा, पुलिस, थाना, पुलिस सब इधर उधर होता है सब चीज में, वही बता रहा है। न्यायालय में सुधार हेतु वित्तीय बजट और संसाधन आवंटन की स्थिति कैसी है। देखिए प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न, इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि न्यायालयों में सुधार हेतु वित्तीय बजट और संसाधन आवंटन की स्थिति कैसी है। कैसी भाई, तो न्यायालयों के लिए जुडिशियल यानी ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, करोड़ों रुपये की निवेश योजना, नए भवनों और सुविधाओं का निर्माण, परंतु अभी भी बहुत से न्यायालयों में बुनियादी सुविधाएं कम। क्या कर रहा है कि बहुत ऐसा कोर्ट है जहां क्या क्या चीज की कमी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जो न्यायालयों के लिए जो विधि व्यवस्था होना चाहिए अभी भी वहां कमी है। और क्या क्या है, जो नए भवनों की कमी है, सुविधाओं का निर्माण, परंतु अभी भी बहुत से न्यायालयों में बुनियादी का मतलब क्या हो गया, बेसिक चीज अभी भी सुविधा नहीं है।
देखिएगा बहुत सारा बेंच, देखिए वकील उकील बैठते हैं, टूटा फूटा टेबल उबल चेयर उवर रहता है ना पंखा का व्यवस्था बेचारे पेड़ के नीचे, तो झोपड़पट्टी टाइप का बना के, सब कुछ है नहीं अभी, है ना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक मंत्री शक्तियों में बदलाव की पेशकश का राजनीतिक अस्थिरता पर क्या असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयक मंत्री शक्तियों में बदलाव की पेशकश का राजनीतिक अस्थिरता पर क्या असर हो सकता है, क्या होगा भाई। तो राजनीतिक दलों में असंतुष्टि होगी, कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव हो जाएगा, विधायिका एवं गवर्नर की स्थिति, शक्ति विस्तार व सीमाएं, सार्वजनिक विश्वास प्रभावित हो सकता है। इससे ऐसा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, विधेयक मंत्री शक्तियों में बदलाव की पेशकश करता है। न्यायिक निर्णयों में सार्वजनिक रिकॉर्ड रखने की प्रथा का महत्व क्या है, उदाहरण सहित बतलाइए। न्यायिक निर्णयों में सार्वजनिक रिकॉर्ड रखने, देखिए आपके पूछे जा सकते हैं, क्लर्कियल है ये, देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, क्लर्कियल है। निर्णय में सार्वजनिक रिकॉर्ड रखने की प्रथा का महत्व क्या है। तो सार्वजनिक रिकॉर्ड ये सब किसके पास रहता है, क्लर्क के पास। तो ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे, तो रख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तथा कि पॉस मामले एनयूजेएस वीसी का फैसला रिज्यूमे में शामिल करना, इससे न्यायालय और शैक्षणिक संस्थाओं में जवाबदेही बढ़ेगी, गलत आरोपों की भी जानकारी बनी रहेगी। न्यायपालिका के कामकाज में एआई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी उपयोग में नैतिक कानूनी चुनौतियां क्या होगी, बताइए क्या क्या चुनौतियां हो जाएगी भाई। एआई जान ही रहे आजकल क्या हो रहा है, क्या है भाई एआई क्या है, क्या होता है उसमें। हाँ, तो उससे क्या होगा, कानून चुनौतियां क्या हो जाएगी भाई। तो डेटा का गोपनीयता रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। डेटा चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है, फैसलों में पक्षपात हो सकता है। पहले से जो चीज जान लेगा तो पक्षपात नहीं होगा। अब जान लिया कि भाई उस पर मुकदमा है, मतलब उसको फांसी होने वाला है, तो पता चला पहले से 2 पेटी पहुंचा दिया उसके घर पे, होगा कि नहीं सर। दस्तावेजीकरण की शुद्धता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा दिए गए सुझावों की विश्वसनीयता ने अधिकार सीमाएं होगी। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, जब एआई हो जाएगा तो। डेटा गोपनीयता, डेटा को क्या रखा जाएगा, गोपनीयता के साथ। फैसलों में पक्षपात, दस्तावेजीकरण की शुद्धता, पक्षपात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा दिए गए सुझावों की विश्वसनीयता, न्यायाधिकार सीमाएं, ये सब चुनौती बन जाएगा। ये सब नहीं रह पाएगा ये सब सारा चुनौती बन जाएगा। यानी डेटा गोपनीयता में थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न होगा, फैसलों में पक्षपात हो जाएगा, दस्तावेजीकरण की शुद्धता पे भी प्रश्न उठेगा। अभी जो है जैसे जो लिखा जज उसको ऐसे रख दिया गया, फिर डिजिटीकरण होगा तो अपना भी तोड़ जोड़ वहां होगा, नहीं होगा। अब जैसे जो कंप्यूटर वाले हैं उनको बोलेगा उसी को पैसा खिला देगा जज से अच्छा है, अब वहीं पे वहां पे बदलाव कर देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लोग अपना दिमाग लगाएंगे, वहां न लगाएंगे, वहां अब अपना कमाने का जरिया ढूंढेंगे कि देख तेरा फाइल मेरे पास आया है, हम ही कौन। जैसे अभी सर्वे में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मजाक कौन ले रहा है, ब्लॉक के कर्मचारी, वीडियो ये सब नहीं ले रहा है, आपके कर्मचारी ले रहे हैं, जो आपके बंदोबस्ती वगैरह सब करते हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, करेंगे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, खाता चढ़वाना है, अच्छा इतना जमा करो, जल्दी चाहिए तो और जमा करो, दूसरा वाला भी चढ़वाना है और जमा करो। तो ये सब क्या हो रहा है, लोग वहां अपना अपना ठगे का बुद्धि लगा रहा है कि चलिए मौसी वाला हम आप पर चढ़वा देते हैं। तुम्हारे बात, शिक्षण संस्थानों को ईएसआई एक्ट के दायरे में लाने का सामाजिक न्याय पर क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रभाव होगा भाई। कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल जाएगा, संस्थानों के मामले में कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, आसान किसी भी संस्था कार्यों पर समान दृष्टिकोण, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी। बहुत सुंदर है सिस्टम, अगर लागू होता है तो बहुत अच्छा है। ईएसआई एक्ट अगर लागू हो जाता है तो निश्चित तरीका से, एक तरीका से जैसे प्राइवेट लिमिटेड होता है वैसे हर संस्थान हो जाएगा,
तो फिर सब पर सरकार की नजर रहेगी। आज अपना मनमाना कर रहा है, कहता कुछ है और करता कुछ है। एडमिशन लिया कुछ कह के, करवा रहा है कुछ। होता कि नहीं होता है? बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेगा कुछ कह के, करवाएगा कुछ, कहेगा इतना दिन चलेगा, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, चलेगा कुछ नहीं। पैसा ले लिया, आज ही टीचर ना आया, कल वो टीचर ना आया, कैसे है तो वैसे। होता कि नहीं होता है? ज्यादा बोलेगा डांट उठ के भगा देगा। इस सब पर क्या हो जाएगी, एक नजर से सब सरकार नजर रखेगी। न्यायालयों के ठीक ठाक काम करने के लिए भवन सुधार इत्यादि आधारभूत संस्थानों का महत्व क्यों है भाई? क्यों है बताइए? ठीक ठाक काम करने के लिए भवन की आवश्यकता क्यों न्यायालय को? आज जर्जर स्थिति में भवन है कि नहीं है न्यायालय में? अगर भवन अच्छा निर्माण हो जाए, जैसे देखिए वकील के लिए अलग भवन निर्माण हो जाए, जजेज के लिए अलग हो, कर्मचारी के लिए अलग हो, आम जनता के लिए अलग हो, तो निश्चित है उससे सुविधाएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे काम भी फास्ट होगा। आज देखिए पानी बारिश हो रही है, सब वकील भागो रहे, पानी नीचे में कैसे खड़ा रहता है सब, है ना? तो सुनवाई की गुणवत्ता में सुधार होगा नहीं होगा? जल्दी जल्दी होगा सुधार, सुरक्षित व सार्वजनिक पहुंच भी हो जाएगा फटाफट। आज क्या है, मतलब क्या हो रहा है, उसको ये बोलते सकते हैं कि क्या हो गया वहां पर, लेंदी हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, पते नहीं चलता है कि किसका किधर है क्या है, खोजते घुरो इधर उधर। एक ही भवन में कई सारे काम हो रहे हैं। देखिएगा कोर्ट कभी गए हैं, एक ही भवन है, उसी में इसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, ई पैनल में हो रहा है, पैनल में हो रहा है। जबकि ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए हत्या संबंधित उसमें चले जाइए, तो भाई बंटवारा से संबंधित इसमें चले जाइए, तो फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, सब खिचड़ी की तरह मिला हुआ है, और समय का भी उससे क्या होगा, बचत होगा नहीं होगा? सबसे पहले सुनवाई की गुणवत्ता बढ़ेगी, सुरक्षित व सार्वजनिक पहुंच होगा, अधिवक्ताओं और जनता के लिए सुविधाएं भी हो जाएगी, उनको ही बैठने का जगह मिल जाएगा, जनताएं के लिए भी आराम से भटके बाहर में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। न्यायालयों के समुचित काम करने के लिए शांति भी रहेगी, फौज पौच भी नहीं होगा। अब जैसे मान के चलिए हम देख रहे हैं अभी जमींदारी वाला माने काम, और मेरे पास अभी गेट खुला हुआ है ही, मेरे पास पहुंच गया मर्डर वाला, अब उसे बताने में मेरा तो काम में बाधित हुआ कि नहीं हुआ? तो जब वहां सेक्शन लिखा हुआ रहेगा कि हाँ, जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है ना, होता है जैसे आज जैसे मान के चलिए आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल देख लीजिए, जैसे मान लिया कि आईजीएमएस उठा लीजिए या फिर आप एम्स उठा लीजिए, तो सब विभाग लिखा हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। कोर्ट में ऐसा कोई विभाग रहता है? कोर्ट में गए तो सब अपने से खोजिए करने क्या है, कहता है कि मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी एवं सार्वजनिक विश्वास के संबंध में प्रस्तावित 130 अमेंडमेंट बिल का क्या संदेश है भाई? 130 वाला जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, क्या है? कहता है यदि मंत्री आरोपों में गिरफ्तार हो, यानी किसी मंत्री को, जैसे अभी राजवल्लभ प्रसाद के बारे में सुने होंगे, नवादा के वो विधायक थे, और उनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था कार्य रहते हुए। गिरफ्तार हो तो पद त्यागने व हटने का प्रस्ताव सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही का संकेत, लेकिन इस तरह का प्रावधान राजनीतिक उपयोग और राजनीतिक प्रतिबद्धता को जन्म भी दे सकती है। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका या राज्य सरकार के अधिकारों की सीमाएं किस तरह स्थापित हो रही है? क्या हो रही है भाई? तो गवर्नर की अब सैल्यूट वेटो, शक्तियों को सीमित करना, विधेयक की अस्वीकृति में न्यायिक समीक्षा, ये सारे एक्ट को शीर्ष संस्थानों पर लागू करना, ये सब किसके अंतर्गत है जरा बोल दीजिएगा? न्यायालय द्वारा कार्यपालिका या राज्य सरकार के अधिकारों के सीमाएं किस तरह स्थापित हो रही है ना? आजकल यही इस पे काम चल रहा है, गवर्नर की सैल्यूट वेटो, है ना? यानी सरकार जो बिहार गवर्नर माने क्या, राज्यपाल, तो ये जो सैल्यूट वेटो है या शक्ति को सीमित करना, उसके शक्ति को क्या करना, सीमित करना। अब विधेयक अस्वीकृति में न्यायिक समीक्षा, आखिर क्यों छोड़ रहा है कोई विधेयक, तो उसके न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, उस पर जांच बैठनी चाहिए, या सुनो क्यों छोड़, देखे होंगे अभी रातों रात छोड़ देता है। अभी बहस हुआ पार्टी से, अब पता चला 2 घंटा में इस्तीफा दे रहा है, तो पहले उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि भाई आपको बनाने में इतना समय लगा, इतना खर्चा हुआ, और अचानक आप क्यों पद त्याग कर रहे हैं, इसकी समीक्षा पहले होनी चाहिए कि क्यों छोड़ रहे, इस कारण बताना चाहिए। अभी तो देखिए मुख्यमंत्री देखे होंगे, अब जब तक तेजस्वी जी से मन मिल रहा था तो तेजस्वी साथ सरकार में थे, अचानक दोनों बाप बेटा सब क्या झगड़ा हुआ, ले रात रात पता चला कि टूट गए, अब फिर टूट करके तुरंत मंत्रियों अपना बना लिए। ये सब गलत है कि नहीं है?
तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले समीक्षा उसका एक नियम होना चाहिए, कितने इतने समय के तो ये सब होगा तभी जाकर के फिर क्या होगा। अभी तो मनमानी चलता है। अभी किसका सरकार है? नेताओं की सरकार है। जब जो चाहे कर ले, जिसको चाहे तोड़, जिसको चाहे जोड़। अभी पता चला कि नीतीश जी और मोदी जी में लड़ाई हो गया, कल पता चला तुरंत मैसेज आने लगेगा कि अब मोदी जी का सरकार गिर रहा है। क्यों भाई? तो पता चला नीतीश जी इधर भाग गए और उधर वाला उठ के उधर भाग गया। दो को है ना टिकेले, है ना। तब पता चला तुरंत अब जो है क्या कर रहा है, अभी कांग्रेस अपने पार्टी अभी दावा ठोक रहा है अपने सरकार बनाने का। अब फिर से पता चला कई साल अभी बचा मोदी जी का। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना अभी दिनों का है? 29 में, तो 3-4 साल अभी है। तो पता चला कि अब 4 साल 3 साल सरकार कौन चलाएगी? अभी कांग्रेस चलाएगी। यही तो पता नहीं क्या राजनीतिक खेल खिलौना नहीं समझता है सब। सार्वजनिक हित से जुड़े मामले में न्यायालय की भूमिका कैसी होती है? कितना सुंदर प्रश्न है, देख लीजिए। ये सब याद जरूर करिएगा, हम जिसको बीबीआई लिख रहे हैं। सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मामलों में न्यायालय की भूमिका कैसी होती है भाई? जैसे सहारा डिपोजिटर्स का मामला भी आया हुआ है, तब न्यायालय का क्या किया? साथ लिया। जिसका इसका पैसा डूबा हुआ सब कहां गया? केस किया, कोर्ट गया। तो क्या है उसका भूमिका? कहता न्यायालय निवेशकर्ताओं के हित की रक्षा करता है। यानी न्यायालय जो है, जो पैसा जमा करता है उसकी हित की रक्षा करता है। निष्पक्ष भुगतान सुनिश्चित करना। निष्पक्ष का मतलब घूस घास लेकर के नहीं, जो पैसा जमा है उसको मिलना। सरकारी संस्थाएं एवं कानूनों की जवाबदेही। सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना। ये क्या हो जाएगा? यही है पब्लिक इंटरेस्ट, यही न्यायालय का क्या है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप, ठीक है। धर्म परिवर्तन कानूनों में उलझनों की कानूनी सिद्धांतों से है क्या? धर्म परिवर्तन कानूनों में उलझने किन कानूनी सिद्धांतों से है? धर्म परिवर्तन कानूनों में उलझने किन कानूनी सिद्धांतों से भाई? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। यहाँ पता है ना, भारत है तो यहाँ एकदम स्वतंत्र है आदमी। क्या स्वतंत्र है कि कोई भी कोई धर्म मना सकता है। जब आज आप हिंदू हैं, कल इच्छा हो गया तो मुस्लिम हो गए, फिर परसों इच्छा हो गया फिर हिंदू हो गए, फिर इच्छा तो क्रिश्चियन में चल गए। जैसे नेता दल बदलते रहता है उसे धर्म बदलना है यहाँ। न्याय संहिता समानता, सरकार की जांच व नियंत्रण तथा व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन है, ठीक है। भारतीय न्यायालयों में न्याय की पहुंच सुधार के लिए कौन से उपाय जरूरी है? जरा दीजिए इसे। क्या देखिए, इस तरीका का प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं। भारतीय न्यायालयों में न्याय की पहुंच सुधार के लिए कौन से उपाय जरूरी है? अपना दीजिए अपनी बात को। आप गए तो नहीं पूछ सकता आपसे, थोड़े के खाली लड़के के बारे में पूछ सकता है। बच्चा क्या कर रहे हो भाई? एक प्रश्न आपका जीवन गड़बड़ा सकता है। देखिए, जो अगला से पूछा कोई जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जा सकता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप सुरक्षित नहीं है। क्या सही बात है कि नहीं है? अगला का घर में आग लगल है, सोचेगा अभी हम दूर में हैं, तो अगला का घर जरी मनी जल के बंद हो गया तो कोई जरूरी है कि हमारे घर जरी मनी जल के बंद होगा? हो सकता है आपके पास बड़ा ब्लास्ट होता कि नहीं होता है। इसलिए जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाए तब तक आदमी को क्या होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आया समझ में? तो इस प्रकार से समझिए, रावण का बेटा, जो पहला बेटा था रावण का, उसको एक ही बाण में मार गिराए। हनुमान जी एक गदा से मार दिए थे, बाण छोड़ दिए, एक गदा से गिरा दिया मार के, है ना। जो हनुमान जी को मिला था वाटिका में, नहीं रावण नहीं था, अक्षय कुमार, एक गदा से गिरा दिए। क्या रावण मर गया था एक गदा से? अंगद आपका मेघनाथ मरा था एक गदा से। सभी के अलग अलग थे कि नहीं थे? उसी प्रकार से किसी से आसान पूछा जा रहा है तो किसी से थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। हो सके आपसे मुश्किल पूछ दे, आपका ड्रेस कोड को देख करके, आपकी एक्टिविटी को देख करके कि बंदा थोड़ा सा है पढ़ा लिखा, स्टैंडर्ड लग रहा है, इसको देख के पूछिए कुछ जरा दवा। अरे सब तो प्रश्न लॉजिकल है भाई, अब पूछे जाने वाले प्रश्न है कि भारतीय न्यायालय में न्याय की पहुंच सुधार के लिए कौन से उपाय जरूरी है? बताइए। आप न्यायालय से जुड़ रहे हैं तो क्या जरूरी है भाई? तो ग्रामीण अदालतों की सुविधा, गांव में भी दिया जाए अदालत, छोटे स्तर पे भी अदालत दिया जाए,
अब हम रहे वाले हैं मान के चले बहुत दूर का, अब हमको केस लड़े लाना है पटना, तो हम कितना भीड़ पाएंगे अगला से? कोई लोकल है पटने का तो हम कितना आके उससे लड़ेंगे? आपको कलकत्ता में रह रहा है, उसका केस चल रहा है गांव में, वहां से कैसे आके लड़ेगा? होता है ना भाई। तो ऐसे भी हार मान लेता है, ले भाई तुझे करना है कर, घूस घास फिर जमाना बढ़ जाता है, घूस बनता है कि बढ़ता है? वकील तो पैसे भेज दिया, ऐसे कर लिया, ऐसे बढ़वाओ ऐसे घटवाओ, केस को आगे ले जाओ। तो वही करा कि ग्रामीण अदालतों की सुविधा फिर से सुनवाई के लिए यात्रा, खर्च की समस्या का देखिए आगे ना वही सब बात, खर्च की समस्या कम करना, मुफ्त कानूनी सहायता। अब यह फीस है सब चीज का बना हुआ फीस है, कितना आपको लगेगा? डिजिटलीकरण हो जाए। आजकल तो मनमानी है, अभी वकील को पैसा दीजिए आप पर आगे अभी आ गया है कि आपको कोर्ट बुलावा है, वकील को पैसा दीजिए, जाके वो क्या करेगा? केस आगे बढ़वा देगा। इसी कारण तो ये विलंब हो रहा है, ना हो रहा है? तो जिससे कि जो वादी है प्रतिवादी पर क्या नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं बना पा रहा है, सजा नहीं दिलवा पा रहा है जल्दी। अब पता चला कोई लड़की माने किसी पर केस की, अब वो लड़की का अब शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, तो चाहेगा कि हम कोर्ट में फिर फंसे, तो में छोड़ देता है। जिससे क्या होता है, अपराध करने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। और उसको तुरंत अगर फास्ट ट्रैक में काम किया जाए तो अपराध कमेंगे, निश्चित है भारत में अपराध कमेंगे। एडीआर न्यायालयों का समयबद्ध निर्णय, भवन एवं संसाधन सब व्यवस्था किया जाए। न्यायपालिका की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सरकारी और न्यायिक दोनों स्तरों की जिम्मेवारी क्या है भाई? तो आदेशों का सार्वजनिक होना, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया खुली हो। खुली का मतलब जैसे ओपन सब चीज का एग्जाम हो रहा है ना, वैसे लिया जाए जजेज का भी, लेकिन तो ऐसा होता नहीं है। क्या होता है इस तरीका से? नहीं होता है। बीपीएससी के माध्यम से शायद कुछ होता है कि बीपीएससी में कुछ आता है तो न्यायालय में जा सकते हैं आप। जज बनने के लिए आपको वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल वकालत, 3 साल, ऐसे कुछ है प्रावधान, है ना? वही ना, तो उससे और ऐसे हो जाए कि डायरेक्ट जैसे कैसे हो रहा है, आपको यूपीएससी निकालना है तो क्या करना है, आईएएस बनना है तो क्या करना है, एग्जाम देना है, दीजिए। और वैसे ही प्रक्रिया कर रहा है, इसमें भी किया जाए। रिपोर्टिंग किया जाए, उसके पास पहुंचा जाए, जज के पास कोई पहुंच ही नहीं पाता है। देखते हैं जज के, कभी सुने कि जज कोई यूट्यूबर जाके जज के पास बात कर रहा है? होता क्या? वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए, उसका आय व्यय से पता चलना चाहिए, क्या ले रहा है क्या दे रहा है। निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ तो पैसा लिया 5 लाख, और जो वादी है वादी के खिलाफ हो गया, प्रतिवादी के फेवर कर दिया। मीडिया की भूमिका वहां होनी चाहिए। कोर्ट में मीडिया जाता है, नहीं जाने देता, घुसने देता है अंदर में, नहीं घुसने। अरे माँ बाप तो घुस ही नहीं देता है, कोई गार्जियन को नहीं घुसने देता है। जी जो मुदाले है वो जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र, और क्या होना चाहिए वहां? शिकायत निवारण तंत्र होनी चाहिए। बैठिए। न्यायपालिका में सुधार के लिए लोक अदालतों की भूमिका किस प्रकार बदल रही है भाई? देखिए, संवैधानिक मान्यता, अधिक मामलों का समाधान, लोक अदालतों से मीडिएशन एवं सुलह के माध्यम से मुकदमे कम करना, समय और संसाधन बचत, न्याय तक पहुंच बढ़ाना। आजकल देख रहे होंगे हो रहा है ऐसा न्यायालय में, क्या हो रहा है, समझाया बुझाया भी जाता है न्यायालय में। पहले कोर्ट केस नहीं किया जाता उस पर, केस जाता है तो फिर जजेज क्या करते हैं, वादी और प्रतिवादी को क्या करते हैं, समझाते हैं कि लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, ऐसे होगा वैसे होगा, मान गया तो फिर वहीं से केस का उसका निरस्त कर दिया जाता है। नहीं तो तारीख पर तारीख चलते रहता है। ये सब आजकल किया जा रहा, सुधार हो रहा है उसमें। शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के कानूनी एवं नीति स्तरीय उपाय कौन से हुए हैं? अभी देखिए कितना सुंदर है, इसे पूछा जा सकता है आपका। आप कहिएगा कि हम 15 साल से पढ़ रहे थे, 10 साल से पढ़ रहे थे, तो पूछ नहीं सकता आपसे। अरे सब कानूनी प्रक्रिया है तो निश्चित है पूछ सकता आपसे। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कानूनी एवं नीति स्तरीय उपाय कौन से हुए भाई? तो यूजीसी द्वारा क्या किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया संस्थानों में काउंसलर्स कैसा होना चाहिए, जो बताया था, एक अच्छे काउंसलर होना चाहिए। छात्र कल्याण समिति बैठना चाहिए, वहां पे एक समिति होनी चाहिए, गठन होना चाहिए, वहां पे कौन सा छात्र क्या कर रहा है उसका मानसिक जांच होनी चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा का मतलब हर तरह से उसका, जैसे मान लिया अभी बंद है, यहाँ पे समझिए अभी बंद है
तो क्या हो रहा है, आदमी का दम घुट रहा है, नहीं घुट रहा है, इसमें एसी भी मतलब नहीं चल रहा है ना। तो फिर क्या होता है ऐसे में, तो यही कर रहा है पे कि पर्यावरण का सुरक्षा, यानी पेड़ पौधे सबका काट कटाई छटाई पटाई ज्यादा हो रहा है। अनरियलिस्टिकली एकेडमिक प्रेशर, जिसका जरूरत भी नहीं है वही प्रेशर बना दे रहा है कॉलेज, राजनीतिक में आकर के अपना कॉलेज का नाम करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम कमाने के लिए, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, फोकस उस पर कर ले रहा है, हटाने की कोशिश। सेफ्टी मेजर्स, ये सब किसके किसके हित के लिए किया जा रहा है, किसके हित के लिए, विद्यार्थी के हित के लिए। ये सब बहुत बड़ी जबरदस्त पॉइंट है, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, पढ़ के एक बार जाइएगा। आपको यूजीसी क्या है, ज्यादा लंबा तो पूछेगा नहीं, यूजीसी क्या है बता सकते हैं आप? न्यायालय द्वारा न्याय से जुड़े फैसलों में प्रेसिडेंट का स्थान कितना है? प्रीसिडेंट, प्रीसिडेंट यानी पूर्व निर्णय का स्थान कितना है? पिछले फैसले कितना बाध्य करते हैं? न्यायालय द्वारा न्याय से जुड़े फैसलों में प्रीसिडेंट पूर्व न्याय का स्थान कितना है, पिछले फैसले कितने बाध्य करते हैं? तो देखिए, कहता कि पूर्व कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के फैसले, जिसको बाइंडिंग बोलते हैं, बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स बनते हैं समान मामलों में विचार, लेकिन समय परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आदि से प्रेसिडेंट्स बदल सकते हैं, है ना। संवैधानिक संशोधन विधि पर क्या प्रावधान है? संशोधन विधि पर क्या प्रावधान है और 130वां अध्यादेश उस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा की बहुमत आवश्यक। कुछ मामलों में राज्य विधानसभाएं भी 130 अमेंडमेंट बिल का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया, अभी पारित नहीं हुआ। कौन वाला भाई? संवैधानिक संशोधन विधि यानी अमेंडमेंट प्रोसीडर क्या है, पर क्या प्रावधान है? 130वां, है ना, अध्यादेश उस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? ये भी लॉजिकल प्रश्न है, आपको अच्छे प्रश्न है। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की दृष्टि से अनुसूचित जातियों जनजातियों SC ST के उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है भाई? क्या है इस पर? सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुसूचित जातियों जनजातियों के उपवर्गीकरण विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है? क्या लिया है? कहता कि राज्य पंजाब बनाम देविंदर सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST के अंतर्गत उपवर्गीकरण संभव है ताकि वास्तविक वंचित उप समूहों को आरक्षण की सुविधा हो। मोदी जी इसको खत्म करना चाह रहे हैं ना, रिजर्वेशन तो खत्म करना चाह रहे हैं ना मोदी जी। इकोनॉमी, और इकोनॉमी बेच करेंगे तो फिर अभी भी चावल पाने वाले और आटा गेहूं पाने वाले, जो वास्तविक में जिसकी जरूरत है अभी भी उसको नहीं मिल रहा है। और किसको मिल रहा है? जब पत्ताला बिल्डिंग का मालिक है वो जाके चावल आटा उठा रहा है, गेहूं चावल उठा रहा है, वो जो है आपका जो BPL कार्ड में उसका नाम है, और जो बेचारा सचमुच BPL धारी है उसको ग्रीन कार्ड में दे दिया है, मतलब उसको नॉर्मल दे दिया, और जो नॉर्मल है तो उसको गरीब वाला में धर दिया, तो घर जमीन है वो सब मिल रहा है। मीडिया और न्यायपालिका के बीच संबंधों में किन विवादों और चुनौतियों के सामने आए? देखिए, मीडिया और न्यायपालिका के बीच संबंध में किन विवादों या चुनौतियों ने सामने आए हैं? होता क्या, देखें, अभी हम पढ़ा रहे हैं, मीडिया वाला घुस गया, देखे होंगे स्कूल वगैरह में, अब पढ़ा रहे हैं, घुस गया, वो बर्बरता करने लगा। आप बताइए सर, अब से पूछ दिया कैसे न्यायपालिका सर क्या है ना, पूछ दिया कि ये पॉस शिकायत क्या है। अब मान ले जाए कि हम नहीं जानते तो लपेटना शुरू करेगा, है ना, तो बताना होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी गुणवत्ता में तो सुधार होगी, लेकिन फिर वो चिड़चिड़ा के क्या करता, आपस में लड़ गया,
तब वो अलगे बाहर कर दिया, वो अलगे बोला हम आ जाएंगे, वो मैंने दोनों के विवाद के कारण फिर क्या हुआ, जो कार्यवाही है उसमें क्या होता है, विलंबता आती है, नहीं आती है। वही आपका, तो देखिए आप क्या कहता है कि पोस्ट शिकायतों जैसे मामले, परिवारवादों के सार्वजनिक रिपोर्टिंग, न्यायालय के आदेशों की रिपोर्टिंग में त्रुटियां, न्यायाधीशों की निजी छवि, पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, न्यायपालिका को गुमराह करने वाले दावे, है ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, आप यदि सिविल कोर्ट में, देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, देख लीजिए। कहता है कि आप यदि सिविल कोर्ट में न्यायाधीश हो, मान लीजिए अभी आप क्लर्क के पोस्ट पे हैं, लेकिन अगर आप मान चले कि आप सिविल कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो न्याय प्राप्ति को तेज करने और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए किन किन 4 कदम आप लेंगे। कितना सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जा सकते हैं। कितना लॉजिकल है, जज का मन हो गया। इसमें बोलता हूं भाई कि आप ही समझ लीजिए कि आप इंटरव्यूअर है, मैं कैंडिडेट हूं, तो कैसे पूछेंगे आप। तो वही कह रहा है कि मान के चले कि आपको न्यायाधीश बना दिया जाए, अभी आप आए यूडीसी के लिए, लेकिन आपको न्यायाधीश बना दिया जाए, तो आपकी न्याय प्राप्ति को तेज करने के लिए, यानी न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए, आपके जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए आपके लिए जो 3-4 कदम बताइए जो आप लेंगे। तो संभावित उत्तर क्या कहा, एडीआर मीडिएशन को क्या करना, बढ़ावा देना, डिजिटल सुनवाई कर देंगे, यानी इजी फाइलिंग हो जाएगा, कहीं से ऑनलाइन फाइल करिए, अभी तो कोर्ट जाना पड़ता है, केस मैनेजमेंट सिस्टम की मजबूती बना देंगे, और क्या करेंगे, न्यायाधीशों की संख्या बढ़वाएंगे, कार्यभार संतुलित करना, आप देख लेंगे कि भाई कौन जज कितना संभाल सकता है, उसके मानसिक स्थिति को भी देख करके उस पर कार्यभार सौंपना, न्यायालय हमला भवन एवं बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और जवाब। बहुत सुंदर थी आपके, उम्मीद है कि 50 प्रश्न हो गए, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही रहा। कैसा प्रश्न था जरा एक बार आप लोग बताइएगा, कैसा। इजी पूछ देते हैं तो सर एकदम इजी पूछ देते हैं, बोल रहा था कल बच्चा कि सर एकदम इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, और हाई पूछेंगे तो फिर हो जाएगा हाई। कोई हाई इजी नहीं था, मॉडरेट था, और ये बिल्कुल सिविल कोर्ट से, यानी कोर्ट से, नॉट सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से संबंधित था, कोर्ट्स के जो माने बुनियादी चीज, कोर्ट के क्या थे, बुनियादी चीजों, न्याय से संबंधित प्रश्न था। इसमें कोई नहीं था कि अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन, आया समझ में। ये सब चीजों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लॉजिकल था इसमें, बहुत सारे आपको याद करके जाना होगा। एडीआर क्या है, यूजीसी क्या है, पीएसआई क्या है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, कार्यभार संतुलित करना, न्यायालय हमला भवन। अब जैसे देखे होंगे कि आप, हाँ भाई कोई दिक्कत, न्यायालय हमला भवन का मतलब क्या हो गया। अब जैसे कहीं पर कोई ब्लास्ट करके आया है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया जाए, वही होगा। और भवन एवं बुनियादी सुविधाएं, और उस पर क्या दिया जाए, बुनियादी सुविधाएं। आज नहीं मिल रहा है, न बढ़िया से देखिएगा, बैठने की व्यवस्था है, खड़ा रहने की व्यवस्था है, न प्रतीक्षा की व्यवस्था, प्रतीक्षालय नहीं है कोर्ट में। देखिएगा जहां कोर्ट सुनवाई हो रही उससे लगेगा कि हम स्टेशन पे खड़ा है। कोर्ट में कभी जाइएगा तो देखिएगा तो जजेज के सामने अंदर में जज सुनवाई दे रहा है, अब बाहर में लगे कहाँ है, कुचूर सब कर रहा है एकदम। वो जज चाय पकौड़ा दही सब मिलता है, आके बेचता है 9 के 90 में। आनी इस तरह का कोई वहां भी मर्डर कर सकता है, कोई वहां भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है। ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, प्रतीक्षालय होनी चाहिए, मैंने जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। अब चाय वाय कैंटीन वेंटिंग तो होता नहीं अंदर में, वो सब व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं जो है मेडिकल होनी चाहिए, ताकि अब पता चला कोई रोगी अभी मान के चले अब बेहोश हो गया, कोई पीड़ित है बेहोश हो गया, अब जाइए उसको मेडिकल फिर निकाल के ले जाए बाहर, तो हाँ मूलभूत चिकित्सा भी, चिकित्सालय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि तुरंत जैसे आपको क्या किया जाना चाहिए, तुरंत इमरजेंसी में वही हॉस्पिटल होना चाहिए कि भाई उसको, क्योंकि बहुत सारे बहाना भी बना के भाग जाते हैं। देखे होंगे अचानक कहेगा जज साहब मेरा बीपीए बढ़ गया है, तो फिट आ गया, उसका फिट आ गया तो भैया कोर्ट का सुनवाई एडजर्न कर दिया गया, उसको ले जाओ हॉस्पिटल, पता चला हॉस्पिटल को
ये गेटे पर ले आकर के कह दिया दरमान को कि ले आके 5 करोड़ रुपया दे दीजिएगा डॉक्टर साहब को। आप कहिएगा हम कैसा रोग बता दें, लिख दें कि फिर हम 6 महीना तक अंदर जेबे नहीं करें, फिर 6 महीना आएगा हम देख लेंगे आगे। पता कि नहीं होता है सब। इसलिए सब एकदम ये सब निष्पक्ष वहां पे हो, डॉक्टर वेक्टर सब बैठे, मेडिकल का सब व्यवस्था हो। अब भेज देता है आपको परीक्षण करने मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज वहां से बहुत दूर है, रास्ते में मार देता है, रास्ते में गाड़ी उड़ा दिया, रास्ते में मार दिया, या जाए से पहले वहां कोटे के वहां मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर के खरीद लिया। ये बहुत सारे असुविधाएं हैं जिसके कारण विलंबित हो रही है। पता चला कि आज गया मेडिकल करवे ले और डॉक्टर नहीं है, तो आज मेडिकल नहीं हुआ तो फिर कोर्ट कार्रवाई रुक गई। तो बहुत सारे चीजें, तब कार्रवाई 5 दिन के बाद होगा, तब 5 दिन में जज का वकीलों भी गया, जजों भी गया, सिपाहियों पुलिस भी गया, डॉक्टरों भी जाता है सब। ये सब सुधार करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने बहुत कोशिश करके अच्छे से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया और बहुत सारे चीजों को हमने इसमें आप लोग के बीच समझ रखने का प्रयास किया। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा एक बार परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। और आखिरी जीत पहली जीत आखिरी जीत नहीं होती, और पहली हार आखिरी हार नहीं होती। तो अंतिम जीत आखिरी जीत होती है। तो 2 बार आप जीत चुके हैं, तीसरा आपको हैट्रिक लगा के जाना है। तो इसी के साथ आज का सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे, साइंस स्पेशल प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगला वीडियो के लिए बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि आपके साथ साथ और लोग इसका फायदा उठा सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।